काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 10। केल राजकुमार के साथ गाड़ी में बैठने वाला था। राजकुमार अंत तक प्रदर्शन करने के लिए केल से पूछ रहा था। स्वाभाविक रूप से केल जिस गाड़ी में था वह राजकुमार की गाड़ी थी जिसे तत्काल प्लाजा में लाया गया था। मिस्टर केल, कृपया पहले चढ़ें। आज के लिए आप इस सम्मान के हकदार हैं। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान थी जो पहले की उसकी कठोर अभिव्यक्ति से बिल्कुल अलग थी। राजकुमार को पता था कि अब दूसरे लोग उसे देख रहे हैं और उसे अपना काम जारी रखना होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपसे पहले गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता महाराज। आप ही वह सितारा है जो मेरे जैसे नागरिकों पर चमकता है। योजक चिन्ह ... मानव, क्या तुम्हारा सिर ठीक है? केल ने ब्लैक ड्रैगन के सवाल को अनदेखा कर दिया। क्राउन प्रिंस ने केल के कंधे को थपथपाया और बोलना शुरू किया। पैट पैट। युवराज उसके कंधे को जोर से थपथपा रहे थे। यह आपके प्रति मेरे सम्मान की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़िए। अगर ऐसा है तो यह वंचित नागरिक पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। क्राउन प्रिंस अल्बेरू शाही परिवार से एकमात्र व्यक्ति थे जो अभी भी आतंकी घटना के स्थल पर मौजूद थे। शाही परिवार के बाकी सदस्यों के वापस चले जाने के बाद भी वे चौक पर ही रुके रहे ताकि शूरवीरों को सब कुछ संभालने का आदेश दे सके और कैले की देखभाल कर सके। उनके बगल में कैले हेनिट्यूस थे जो उस समय के व्यक्ति थे और इस घटना के बारे में लोगों के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उन दोनों को एक साथ खड़े देखना एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह था और इसने लोगों को उन दोनों के बारे में बहुत अच्छा सोचने पर मजबूर कर दिया। केल युवराज की गाड़ी पर चढ़ गया और बगल की ओर झांकने लगा। रईस गाड़ी के पास थे और नागरिक उनके ठीक पीछे थे। कैल ने अपनी आंखों से हल्के से इशारा करके एरिक, गिलबर्ट, अमीरू और टेलर को अलविदा कहा और फिर नियोटोल्स की ओर मुस्कुराया जो उसे घूर रहा था। नियोटोल्स कैल की मुस्कान देखकर झेप गया जबकि वेनिन, जो नियो के बगल में खड़ा था, सख्त हो गया। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, सभी उच्च श्रेणी के रईस कैल को देख रहे थे। उस कचरे को ऐसी शक्ति कैसे मिल सकती है? नहीं, वह कचरा इस तरह से कैसे काम कर सकता है? वे सभी उसे ऐसी निगाहों से देख रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वे बातें सच है, लेकिन केल ने उन्हें अनदेखा कर दिया और नियो को तब तक घूरता रहा जब तक नियो ने झिझकते हुए मुंह नहीं मोड़ लिया। मुझे लगता है कि मैं उसके एक दुष्ट गुर्गे से छुटकारा पा सकता हूँ। केल गाड़ी पर चढ़ते समय यही सोच रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। राजकुमार अल्बेरू उसके पीछे आया और फिर अपने नौकर को आदेश दिया, वहां की महिला के साथ वीआईपी जैसा व्यवहार करो। अल्बेरू बेशक रोजलिन के बारे में बात कर रहा था। गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले केल ने रोजलिन से नजरें मिलाई। रोजलिन की मुस्कान विश्वसनीय लग रही थी। क्लिक करें। गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और केल कुर्सी पर पीछे झुक गया। शाही गाड़ी वाकई अलग किस्म की होती है। वे अपनी सीटों के लिए ऐसा चमड़ा कहां से लाते हैं? केल ने सीट पर आराम महसूस किया और फिर अल्बेरू की ओर देखा जिसने भी पहले की अपनी झूठी मुस्कुराहट को त्याग दिया था और अब उसके चेहरे पर भी केल की तरह ही एक स्थिर भाव था। क्या तुम्हें किसी उपचार की जरूरत है? केल ने स्पष्ट जवाब दिया, मेरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन क्या मुझे सबसे अच्छे डॉक्टरों और पुजारियों से जांच नहीं करवानी चाहिए? मैं बस 3 या 4 दिन आराम करना चाहता हूँ। हाँ, युवराज की हंसी आह जैसी लग रही थी। फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। आप सही कह रहे हैं, यह अच्छा होगा। जिस रईस ने सबको बचाया वह घायल है और क्राउन उसे स्वस्थ करने के लिए सर्वोत्तम उपचार दे रहा है। बहुत बढ़िया। अब जब राजकुमार को पता चल गया कि वह और केल एक ही तरह के लोग हैं तो उसने अपनी हरकतें जारी नहीं रखी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मिस्टर केल, क्या आप उनसे जुड़े हुए हैं? उन्हें? अल्बेरू उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो आज प्लाजा में दिखाई दिए थे। केल ने अल्बेरू से आंख मिलाई क्योंकि वह सोच रहा था कि ब्लैक ड्रैगन शायद अभी उसकी अदृश्य अवस्था में उसका पीछा कर रहा था। ये वही बात थी जो ब्लैक ड्रैगन ने पहले कही थी जब केल गाड़ी में चढ़ा था। जब दूसरे मनुष्य मर रहे थे तो युवराज ने कुछ क्यों नहीं किया? वह शक्तिशाली है। राजकुमार अपनी ताकत छुपा रहा था। उसने कुछ नहीं किया, तब भी नहीं जब उसका एक नौकर मर गया और एक युवा योद्धा ने अपने हाथ और पैर खो दिए। वह बस कमजोर होने का नाटक करता रहा और चिपता रहा। मैंने सोचा कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, भले ही वह लोगों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति रखता था, लेकिन बात वो नहीं थी। यही कारण था कि केल ने सहजता से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। महाराज, मैं इतना कष्टदायक काम क्यों करूंगा? वास्तव में क्राउन प्रिंस ने तुरंत सहमति जताई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई व्यक्ति जो कूड़े की तरह छिपा हुआ हो ऐसा कुछ कर सकता है। इसके अलावा अल्ब्रू बता सकता था कि केल ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। राजा आपकी बेकार जांच करने की कोशिश कर सकता है। आप मेरी रक्षा करेंगे, है ना महाराज? आप इतना स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अल्बेरू उसकी रक्षा करने जा रहा था। अल्बेरू ने बाहर नागरिकों की भीड़ को देखने के लिए पर्दे खोले। उसने अपनी मुस्कान वापस लाए और बोलना जारी रखा, जब मैं बाद में आपके पास आऊंगा और देखूंगा कि आप कैसे हैं, तब हम अपनी बातचीत समाप्त करेंगे। राजकुमार एक उपचारक कुलीन व्यक्ति से मिलने जा रहा था और उससे बात करना चाहता था। बात करने के लिए बहुत कुछ था। केल ने रोजलिन, प्राचीन शक्ति और अपने इनाम के बारे में सोचना शुरू किया। महारानी, हाँ, यदि बात हमारे देश की स्टार से बातचीत की हो तो ये केल हमेशा उपलब्ध है। अल्बेरू की मुस्कुराहट का कोना उदासी में बदलने लगा। मैं नहीं चाहता कि जब आप मेरे कार्यों को जनता के सामने पेश करें तो उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। मैं इसे सिर्फ थोड़ा सा पैकेज दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि लोग क्राउन के बारे में शिकायत न करें। युवराज ने आगे की बात सहजता से कहते हुए बोलना जारी रखा। यह थोड़ा सा बकवास लग रहा था, लेकिन ये सच था। वैसे भी धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से घायल लोगों की संख्या कम हुई। यह बताना मुश्किल था कि क्राउन प्रिंस अल्बेरू एक अच्छा इंसान था या बुरा। नहीं, केल को यह भी नहीं पता था कि वह इंसान है या नहीं। हालांकि केल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और उसने बस वही कहा जो उसे कहना था। मैं अपने इनाम का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, युवराज ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनाम की उम्मीद मत करो। इसका मतलब था कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि केल को उसके प्रयासों के लिए अच्छा इनाम मिले। इस तरह से केल ने एक बार फिर महल में प्रवेश किया, जबकि पहले की तुलना में उसे बहुत अलग तरह का व्यवहार मिला। महल में सबसे शानदार और आलीशान कमरा, जो विदेशी शाही आगंतुकों के लिए आरक्षित था, केल के लिए उपलब्ध कराया गया था। उपन्यास में भी चोई हान का समूह यही रुका था।
केल अत्यंत आरामदायक बिस्तर पर लेट गया जो उसके अपने बिस्तर से भी अधिक मुलायम था और एक एक करके अंगूर खाने लगा। इसी समय महल में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति भी मिलने आया। युवा मास्टर केल, वह रोजलिन थी और जैसी की उम्मीद थी वह अकेली नहीं थी। केल नेम चोई हान उसके साथ था। ऑन हॉन और लॉक चोई हान के पीछे खड़े थे और उनके चेहरे पर पीलापन था। हालांकि केल ने उन सभी के पीछे आखिरी व्यक्ति को देखकर भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। यह युवा मास्टर, ये डिप्टी बटलर हंस था। हंस को ऐसा लग रहा था कि वह रोना चाहता है। हंस चोई हान और लॉक केल के नौकर और गार्ड के रूप में महल में प्रवेश करने में सक्षम थे। केल ने अपना हाथ हंस की ओर बढ़ाया जो ऐसा लग रहा था कि वह उसकी ओर दौड़ेगा। रुकना, इससे हंस की हरकत रुक गई जिससे केल को बिस्तर से उठने और दूसरों से बात करने का समय मिल गया। अंदर आ जाओ, वह बहुत निश्चिंत था मानो वह इस महल का मालिक हो। केल ने सबसे पहले हंस से बात की। हंस ने हमेशा की तरह रिपोर्ट करने से पहले केल की हालत की जांच की, मानो कुछ पल पहले का रोता हुआ चेहरा पहले कभी था ही नहीं। मैंने घर पर मास्टर निम से संपर्क किया है। मुझे लगा कि अगर हम क्राउन से पहले उनसे संपर्क करें तो बेहतर होगा, इसलिए मैंने एक जादूगर को संचार पोर्ट खोलने के लिए काम पर रखा। ऐसा करने में मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अच्छा काम। और हंस ने रोजलिन की ओर देखा। बेशक वह जानता है। केल के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। हंस एक बेहतरीन बटलर उम्मीदवार था और केल से ज्यादा रईसों के बारे में जानता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ऐसे व्यक्ति के पास दूसरी जानकारी न हो। जारी रखना, हंस ने केल की अनुमति मिलने के बाद रिपोर्ट दी। मैंने निवास में सभी लोगों से कहा कि वे अभी रोजलिन निम के बारे में चुप रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा किया। रोजलिन और केल ने हंस की तारीफ की। चूंकि उनके पास चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए रोजलिन और केल के लिए बेहतर यही था कि वे अभी उसके बारे में चुप रहें। क्षमा करें युवा स्वामी, क्या मैंने रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निकट भविष्य में संचार पोर्ट के जरिए घर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि मास्टर निम व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे। उनके पिता काउंट डेरूट निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। केल इस बारे में सोचने में व्यस्त था कि वह बेसन की उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति को खतरे में डाले बिना इस स्थिति का कैसे ख्याल रख सकता है, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। केल को सिर हिलाते देख हंस उठ खड़ा हुआ। वह बहुत तेज दिमाग वाला था। वह जानता था कि उसे कैले के पास रोजलिन, चोई हान और लॉक से बात करने के लिए जाना होगा। फिर मैं इस महल के रखवाले से कुछ बातें करने जाऊंगा। जरूर। हंस कमरे से बाहर निकल चुका था, इसलिए ब्लैक ड्रैगन ने आखिरकार खुद को प्रकट किया। फिर वह केल के बिस्तर की ओर बढ़ा और अपनी रिपोर्ट शुरू करते हुए वहां रखे फलों को खाने लगा। यहाँ कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है। केल ने उसे जो भी करने को कहा था उसने वाकई अच्छा काम किया, भले ही ऐसा न लगे कि वह ऐसा कर पाएगा। केल यही सोच रहा था जब उसने उस कमरे को देखा जिसमें वह ठहरा हुआ था। यह विदेशी राजघरानों के लिए एक कमरा था। ऐसे कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस रखने जैसा कुछ भी करना आसानी से युद्ध का कारण बन सकता था। यही कारण है कि सभी अलग अलग देशों के राजघरानों ने भोजन कक्ष जैसे आम क्षेत्रों के आसपास छिपे हुए स्थानों में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपाने का काम किया। इसका मतलब ये था कि वे इस कमरे में जो चाहे कह सकते थे। हालांकि रोजलिन ने फिर भी शोर कम करने वाला जादू कर दिया। सुरक्षित रहना बेहतर है मिस रोजलिन, आपका ये पक्ष अद्भुत है। केल ने रोजलिन के फैसले से सहमति जताई और फिर चोई हान की ओर देखा। कमरे में प्रवेश करने के बाद से चोई हान ने अपना सिर नीचे कर रखा था। चोई हान को इस तरह देखने के बाद केल को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा था कि क्या हुआ होगा। वह रडिका को मारने में सफल नहीं हो सका। मुझे बताओ, चोई हान ने अपना सिर ऊपर उठाया। वह जादूगर उस स्थान पर प्रकट हुआ जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके अधीनस्थ मेरी ओर दौड़ पड़े। मुझे यकीन है कि वे मरने के लिए तैयार थे। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, गुप्त संगठन ने किसी कारणवश रडिका को काफी महत्व दिया, तो वे भाग गए। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, चोई हान ने फिर अपना सिर नीचे किया और बोलना जारी रखा। मैं केवल उसका बायां हाथ काटने में कामयाब रहा। फिर मैंने हाथ जला दिया ताकि अगर वह वापस आए तो उसे जोड़ सके। उसकी बाईं आंख भी घायल हो जानी चाहिए। क्या ये जादूगर के लिए मौत की सजा नहीं है? जादूगरों को अपने मन को संतुलित रखने के लिए दोनों हाथों से जादू करना पड़ता है। एक हाथ खोने से उस पर काफी असर पड़ता है। केल ने कठोर भाव से चोई हान की ओर देखा। चोई हान अपना सिर नीचे झुकाए और मुट्ठियां भींचे हुए वहां खड़ा था। मुझे उसे मारना था, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा किया। केल ने लॉक, ऑन और हॉन की ओर देखा जो चोई हान के बगल में बैठे थे। ऑन और हॉन हमेशा की तरह ब्लैक ड्रैगन की ओर नहीं बढ़े। वे लॉक की बाहों में अकड़ गए थे। लॉक हताश नजर से केल को देख रहा था। क्या वह पागल हो गया था? केल ने चोई हान की ओर देखा और पूछा, उसके अधीनस्थ। मैंने सोचा कि उन्हें मार देना बेहतर होगा, इसलिए मैंने उनकी देखभाल की। इससे लाल बिल्ली का बच्चा हॉन्ड अपनी बहन ऑन के शरीर पर अपना चेहरा रगड़ने लगा। चोई हान ने अपनी काली आभा का इस्तेमाल करके उन्हें बिना किसी निशान के पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह पहली बार था जब हॉन्ड को एहसास हुआ कि आप आभा से किसी व्यक्ति को पिघला सकते हैं। भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए पूरी तरह से जांच करना सबसे अच्छा है। आपने कोई इमारत या ऐसा कुछ नहीं तोड़ा, है ना? केल को चिंता थी कि चोई हान पागल हो गया है और उसने कुछ अन्य चीजों को नष्ट कर दिया है। हैरिस विलेज और ब्लू वुल्फ ट्राइब की घटना दोनों ही चोई हान के लिए आघात थे। केल को चिंता थी कि वह उन लोगों को देखकर पागल हो जाएगा जिन्होंने उन आघातों को अपनी आंखों के सामने खड़ा किया था। अगर वह पागल हो गया तो मुझे ही गंदगी साफ करनी पड़ेगी। चूंकि चोई हान उसके साथ रह रहा था, इसलिए केल को गंदगी साफ करनी होगी। हालांकि केल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, जैसा कि केल ने बताया, मैंने इस बात का ध्यान रखा कि आसपास की किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचे। बिल्ली के बच्चों को याद आ गया कि चोई हान ने उन्हें मारते समय अपने अधीनस्थों से क्या कहा था। मेरे जीवन के सभी महत्वपूर्ण लोग या तो आपके द्वारा मारे गए या लगभग मारे जाने वाले थे। आज का दिन भी आपके द्वारा ही मारा गया है। इमारतें क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, लेकिन चोई हान के चेहरे पर वह भाव जब उसने गुप्त संगठन के सदस्यों को जिंदा पिघलाया, काफी डरावना था। हालांकि वह पागल नहीं हुआ, जिसने इसे और भी डरावना बना दिया।
ऑन और होंग आखिरकार ब्लैक ड्रैगन की ओर बढ़े ताकि ड्रैगन के पास राहत की भावना महसूस कर सके। इस कमरे में सबसे मजबूत, सबसे प्यारा और सबसे अच्छा व्यक्ति यह ब्लैक ड्रैगन था। चोई हान से बात करने से पहले केल ने बिल्ली के बच्चों को बिस्तर की ओर जाते हुए देखा। मैं समझता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की है। केल के शब्दों ने चोई हान को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। केल ने चोई हान और बाकी सभी को देखा और बोलना जारी रखा। आज आप सभी ने कमाल कर दिया। आप सभी की बदौलत ही वे सभी लोग जिंदा बचे। मिस रोजलिन, आपने भी कड़ी मेहनत की। चोई हान की कसी हुई मुठ्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। रोजलिन ने लॉक, चोई हान और बिल्ली के बच्चों को देखा जो अपनी दुम हिला रहे थे, और फिर आखिरकार उसकी नजर केल पर पड़ी। एक अजीब सी एकजुटता की भावना ने उसे घेर लिया। उस समय ब्लैक ड्रैगन ने बोलना शुरू किया, तुमने भी कड़ी मेहनत की है। ये सुनकर केल मुस्कुराने लगा और उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में मैंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, और जल्द ही उनके इनाम के बारे में पहली चर्चा का समय आ गया। अब आप बाहर जा सकते हैं। हाँ महाराज। क्राउन प्रिंस अल्बेरू ने पादरी को बाहर भेज दिया जो बिना किसी वास्तविक उपचार के वहां बैठा रहा, और फिर उसने कैले की ओर आंख घुमाई। कैले के चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी कि क्राउन प्रिंस मिलने आए हैं, जब तक कि दरवाजा बंद नहीं हो गया और अल्बेरू ने बोलना शुरू नहीं कर दिया। तुम्हारे इस हाव भाव से मुझे सिहरन हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल अपने सामान्य शांत भाव में लौट आया। अल्बेरू को यह अधिक सहनीय लगा क्योंकि वह केल के बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक मरीज की तरह दिख रहा था। मैंने कहा है कि आप अभी आराम कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुश्किल होने के बावजूद भी प्लाजा में उठे ताकि आप एक सच्चे रईस की तरह चीजों को शांत करने में मदद कर सके। अल्बेरू ने आगे कुछ कहने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। चूंकि आपने बताया कि आपके पास प्लाजा में एक प्राचीन शक्ति है, इसलिए मैंने भी साथ दिया और कहा कि आपके पास एक रक्षात्मक प्राचीन शक्ति है जो बहुत मजबूत नहीं है। यही तो आप चाहते थे, है ना? हम। केल ने जवाब देते समय विचार करने का नाटक किया। एक युवा कुलीन जो कमजोर है लेकिन राज्य के लिए आगे आया। यह अच्छा है। वास्तव में केल को यह बात अच्छी लगी कि लोग उसे बहुत मजबूत नहीं समझे। ये झूठ नहीं था, वह वास्तव में कमजोर था। कल तक आपके बारे में अफवाहों और वर्तमान स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी आपके बटले के माध्यम से आपको दी जाएगी। एक बार अवश्य देखें। राजकुमार अल्बेरू निश्चित रूप से कैल के साथ अलग तरह से पेश आ रहा था, जैसा उसने उपन्यास में चोई हान के साथ किया था। उसके चेहरे पर एक भी गर्म मुस्कान नहीं थी और वह बस एक उदासीन भाव लिए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पेश आ रहा था जिसके साथ वह पेश नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत थी। केल यही चाहता था कि ऐसा ही हो। केल ने क्राउन प्रिंस से नजरें मिलाईं जो उसे घूर रहा था। केल के शांत व्यवहार को देखकर प्रिंस अल्बेरू भौचक के रह गए और कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने आखिरकार अपनी बात कह दी। उद्धरण चिन्ह ... वैसे इस बेहद झिझक भरे रवैये से ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज की उम्मीद कर रहा था। केल ने बस धैर्यपूर्वक इंतजार किया क्योंकि क्राउन प्रिंस से ऐसा देखना दुर्लभ था। जब केल प्रतीक्षा कर रहा था तो बिस्तर के नीचे अपनी झपकी से जाग उठा ब्लैक ड्रैगन मन ही मन केल से बात करने लगा। अब मुझे यकीन हो गया है, वह इंसान नहीं है। युवराज ने उसी समय अपना प्रश्न पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आप इंसान हैं, है ना? क्या हो रहा था? एक सीधा और एक होके एक ही समय में उस पर गिरा। केल को अचानक लगा कि काश उसे वाकई चोट लग जाती। राजकुमार अल्बेरू देख सकता था कि जब कैले ने उत्तर दिया तो कैले हेनिट्यूस के चेहरे पर अचानक अविश्वास का भाव उभर आया। उद्धरण चिन्ह ... मैं इंसान हूँ। यह एक ऐसा भाव था जो ये पूछ रहा था कि राजकुमार ऐसा बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रहा है। अल्बेरू ने अवचेतन रूप से एक आह भरी। आह, हाँ, बेशक आप इंसान हैं। केल ने देखा कि अल्बेरू ने बोलना जारी रखने से पहले उन दोनों की ओर इशारा किया। आप और मैं दोनों इंसान हैं। उस समय ब्लैक ड्रैगन ने केल के मन में बात कही। ये झूठ है, वह पूरी तरह इंसान नहीं है। छोटे ड्रैगन, क्या तुम कृपया रुक सकते हो? कैल को अपना संयम बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि कैल और ब्लैक ड्रैगन के बीच एक गंभीर कमजोरी थी। ब्लैक ड्रैगन जब चाहे कैल से बात कर सकता था, लेकिन कैल ड्रैगन से बात नहीं कर सकता था। यह एक तरफा संचार था। यह उसकी गलती थी कि उसमें जादुई कौशल का अभाव था। इस महान ड्रैगन के जीवन के 4 वर्षों में ये पहली बार है जब मैं उनके चारों ओर इस तरह के माहौल के साथ एक दौर देख रहा हूँ। ड्रैगन के जीवन के 4 साल। ब्लैक ड्रैगन ने केवल खुद को, इंसानों को और हाल ही में मिले कैट ट्राइब और वुल्फ ट्राइब के सदस्यों को ही देखा था। युवराज उन प्रजातियों में से कोई नहीं था। केल ने युवराज की ओर बोलना शुरू किया जो उसकी ओर देख रहा था। बेशक, क्या इंसान होने का मतलब कुछ और है। अगर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम सब इंसान हैं। केल ने ब्लैक ड्रैगन की कही हुई बातों को भूलने का मन बना लिया। राजकुमार अल्बेरू ने बोलना शुरू करने से पहले चुपचाप केल की ओर देखा। आप सही कह रहे हैं, इंसान होने में वाकई बहुत कुछ नहीं है। हालांकि, लेकिन केल सोच रहा था कि क्या वह इन शब्दों को सुनना बंद कर सकता है। राजकुमार अल्बेरू ने केल से बात करना शुरू किया जबकि वह सोच रहा था। मुझे लगा कि मैं बैंक्वेट हॉल में गलत था, लेकिन आपके आसपास कुछ अजीब गंध होती है। उद्धरण चिन्ह ... गंध? केल ने आश्चर्य से उत्तर दिया। मैं अभी नहाकर आया हूँ। केल की बात सुनकर क्राउन प्रिंस ने बिना कुछ कहे अपना मुंह 2 बार खोला और बंद किया। केल ने अल्बेरू के माथे पर झुर्रियां देखी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था। हालांकि उसने अपने चेहरे से उसके निशान मिटा दिए और मुद्दे पर आ गया। मुझे नहीं लगता कि हम जैसे 2 लोगों को एक दूसरे को मीठा मीठा बताने की जरूरत है। तो आपको इनाम में क्या चाहिए? अल्बेरू ने अपनी बाहें पार करके केल से पूछा। अल्बेरू के यहाँ इतनी देर से आने का कारण घटना के बाद की स्थिति से निपटना था, लेकिन ये भी था कि उसे केल हेनिट्यूस से जुड़ी फाइलें भी देखनी थी। लेकिन केल पर कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ तो था, लेकिन वह बेकार था। लेस देन पूर्वोत्तर में कचरा होने के लिए प्रसिद्ध। ग्रेटर देन लेस देन 2 वर्ष पहले उत्तराधिकारी पद से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था, लेकिन निर्णय के बारे में कोई शिकायत नहीं की। ग्रेटर देन लेस देन घर में समस्या उत्पन्न करने का कोई संकेत नहीं। ग्रेटर देन इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि कैल हेनिट्यूस एक बेकार व्यक्ति था जो मौज मस्ती करना और शराब पीना पसंद करता था। ये जानकारी न होने से भी बदतर था। अल्बेरू के सामने कैल बेकार नहीं था। उदाहरण के लिए राजकुमार के प्रश्न का उसने जो उत्तर दिया उसे देखिए।
महाराज, क्या आप कृपया बता सकते हैं कि मुझे आपके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? कोई भी कचरा ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता। अलबरू ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम रईसों से कुछ न कहो। ये सबसे कठिन बात थी। यही कारण था कि यह राजघराने का केल से अनुरोध था और वे इसके साथ केल के इनाम को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। आज की घटनाएं राजघराने के लिए शर्मनाक थी और वे इसे अपनी सत्ता की स्थिति को प्रभावित नहीं होने दे सकते थे। यही कारण था कि वह कैले से यह पूछ रहा था, और वह कैले से यह पूछ सका क्योंकि कैले हेनेटियस परिवार का हिस्सा था जो किसी गुट का हिस्सा नहीं था। मैं ये भी चाहता हूं कि यदि आपसे कहा जाए तो आप समय समय पर मुकुट की प्रशंसा करें। महाराज, इसमें आपकी समझदारी भरी प्रकृति के बारे में बात करना भी शामिल है। बिल्कुल। अलबेरू और केल दोनों के होठों का एक कोना ऊपर की ओर उठने लगा और वे मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहटें काफी हद तक एक जैसी थीं। चूंकि यह एक प्राचीन शक्ति है, तो क्या आज जो तुमने प्रकट किया वह तुम्हारी शक्ति की सीमा नहीं है? बेशक, ये किसी और काम के लिए बेकार है। केल ने अलबेरू की निरीक्षण भरी निगाहों को देखकर अपने कंधे उचका दिए, हालांकि जवाब देने वाला वही था। उपन्यास में केल ने जो पढ़ा उसके आधार पर क्राउन प्रिंस अलबेरू को प्राचीन शक्तियों के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानकारी थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो पाता हूं कि हीलिंग स्टार उसे उसकी मां ने दिया था। केल को अचानक याद आया कि यह याद उसके दिमाग में कौंध गई थी। राजकुमार ने पूछा था कि उसे इनाम में क्या चाहिए। अलबेरू की आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह शायद किसी भी बात पर सहमत हो जाएगा, फिर भी अलबेरू सहज लग रहा था। आप क्या चाहते हैं? अपने परिवार के लिए कुछ? पूर्वोत्तर तटरेखा में निवेश करने के लिए मेरी सहमति, या पूर्वोत्तर में सत्ता की लड़ाई को सुलझाना? यही कारण था कि केल ने भी सहजता से जवाब दिया। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है महाराज। उद्धरण चिन्ह ... ये तुम्हारा नहीं है। केल ने स्वयं की ओर इशारा किया जबकि अलबरू उसे घूर रहा था। कृपया मुझे दे दें। केल जो चाहता था वह कुछ ऐसा था जो उसे अपने लिए चाहिए था। अलबेरू, जो एक पल के लिए चुप था, ने एक खर्राटा लिया। उसे पता चल गया था कि यह कचरा उससे क्या चाहता है। हालांकि केल ने कचरे के रूप में जीवन जिया था, लेकिन मनुष्य नहीं, सभी जीवित अस्तित्व अधिक ऊंचाइयों को लक्ष्य बनाना चाहते थे और हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते थे। अंततः केल अपने लिए, अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों से भी अधिक महत्वपूर्ण था। तो फिर आप क्या चाहते हैं? कोई उच्च पद, कोई पदक? क्या आप राजधानी में अपना गुट बनाना चाहते हैं? अलबेरू के चेहरे पर अजीब भाव आ गया जब उसने पूछा। अलबेरू की उम्मीदों के विपरीत केल ने अलबेरू के सुझावों पर सिर हिलाकर मना कर दिया। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी सुझाव सही नहीं था। फिर उसने एक शब्द भी कहा, धन। उद्धरण चिन्ह ... क्या? केल ने अलबेरू के लिए इसे सटीक रूप से प्रस्तुत किया। केल जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी सबसे बड़ी इच्छा शांतिपूर्ण जीवन जीना थी, यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कृपया मुझे पैसे दीजिए। मुझे कोई पदक या कोई उच्च पद नहीं चाहिए। ठोस नकदी हमेशा सबसे अच्छी होती है। जब युद्ध छिड़ने वाला हो तो कोई उपाधि या पदक उसके लिए क्या काम आएगा? नकद लेकर उसका इस्तेमाल खाना, जमीन या दूसरी भौतिक चीजें खरीदने में करना ज्यादा समझदारी भरा काम था। वायु की ध्वनि के बाद केल जिस अंतिम प्राचीन शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, वह शक्ति थी जो वह जितना अधिक धन प्रयोग करता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जाती थी। केल ने देखा कि अलबेरू ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और केल से एक सवाल पूछा। शराब खरीदने के लिए? केल ने तुरंत जवाब दिया। आप कैसे जानते हो? अलबेरू मुस्कुराया और केल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। फिर वह उठा और केल को विवरण के बारे में बताया। जब कल आपको रिपोर्ट मिल जाए तो उसे देख लें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितनी रकम चाहिए। क्या तुम मुझसे फिर मिलने आओगे? क्यों? तुम्हें ये पसंद नहीं है? केल ने अपने चेहरे पर अत्यंत बनावटी भाव लाते हुए जवाब दिया। महामहिम, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। केल की प्रतिक्रिया से अलबेरू को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई और उसने केल को आराम करने के लिए कहा और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर गायब हो गया। केल चुपचाप उस दरवाजे को देखता रहा जिसे क्राउन प्रिंस ने उसके पीछे बंद कर दिया था। लेकिन मन के अलावा और कौन सी शक्ति उसे अपने बाल रंगने की अनुमति देती है? मानव, मुझे जवाब दो। मैं उत्सुक हूँ। केल ने ब्लैक ड्रैगन के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत बिस्तर पर चला गया। इस पल से वह एक मरीज बन गया। हालांकि वह ऐसा मरीज नहीं था जो शांति से आराम कर सके। सुबह सबसे पहले हंस ने केल को रॉन का एक पत्र थमा दिया। श्री रॉन निर्धारित समय पर चले गए हैं। केल ने सिर हिलाया और पत्र खोला। लेस देन युवा मास्टर, मैं आपको महीने में एक बार रिपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी शक्ति छिपा रहे हैं युवा मास्टर। चोई हान ने मुझे बताया कि वह जादूगर कैसा दिखता है। मैं इसे याद रखूंगा। मैंने इसके बारे में बीक्रोक्स को भी सूचित कर दिया है। ग्रेटर दैन। ऐसा लग रहा था कि अगर रॉन ने भी उसे देख लिया तो रेडिका मर जाएगी। यही बात केल सोच रहा था जब उसने हंस के बाद उससे मिलने आए लोगों की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने सुना है कि आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एरिक विल्समैन। कैल ने एरिक को इतना चिंतित कभी नहीं देखा था। हालांकि कैल ने यह नहीं कहा कि वह ठीक है। उसे वफादार होना था और अपनी भूमिका निभानी थी। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... केल। लेकिन केल के शरीर में कोई ताकत नहीं थी क्योंकि वह सारा दिन सोता रहा था। मेरे पेट में भी अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कैल सो नहीं रहा होता था तो वह बस खाना खाता रहता था। वह इतना भरा हुआ था कि उसके पास किसी और चीज के लिए जगह नहीं थी। एरिक चिंतित दिख रहा था। गिलबर्ट के चेहरे पर एक कठोर भाव था और अमीरू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बात पर अपना मन बना लिया हो। बिल्ली के बच्चे जो तीनों आगंतुकों और कैल को बार बार देख रहे थे, उन्होंने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। आपको किसी चीज की जरूरत है? मुझे बताएं। हाँ, कृपया करो। जो भी होगा हम तुम्हें दिलवा देंगे। केल ने बस अपना सिर हिलाया और पूछा, ऐसा लगता है कि आप यहाँ सिर्फ मेरा हालचाल जानने के लिए नहीं आए हैं। कैल का सवाल सुनकर एरिक, अमीरू और गिलबर्ट ने एक दूसरे को देखा। अमीरू और गिलबर्ट को सिर हिलाते देखकर एरिक ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और कैल को थमा दिया। ये पूर्वोत्तर तटरेखा पर्यटन निवेश के लिए अद्यतन अनुरोध है। हम इसे अपने साथ लाए हैं क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए महल की ओर जा रहे थे। केल ने दस्तावेज का पहला पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर पहला शब्द था नौसेना। ऐसा लग रहा था कि गिलबर्ट ने भी अपना मन बना लिया है।
केल ने अमीरू की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुराया। एरिक की हरकतों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि अमीरू ने इसे गुप्त रखा था जैसा कि केल ने पूछा था। ये खबर जल्द ही हमारे प्रस्ताव के साथ हैनिट्यूस क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। मैं समझ गया। तो क्या आप युवराज से मिलेंगे? हाँ, आज रात हम उनसे मिलने वाले हैं। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वह इसमें कोई दिलचस्पी दिखाएं। केल ने अमीरू और गिलबर्ट की ओर देखा और सहजता से बोलना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यकीन था। एरिक और बाकी लोगों को केल की बात सुनकर राहत महसूस हुई। केल ने उन तीनों के सामने दस्तावेज लहराया और बोलना शुरू किया। आप भविष्य में इस तरह के दस्तावेज किसी नौकर के जरिए भेज सकते हैं। मुझे पता है कि आपके लिए यहाँ आना मुश्किल है, इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम आते रहेंगे। तुम्हें भी इसके बारे में जानना होगा। केल ने एरिक, गिलबर्ट और अमीरू की तरफ सिर्फ सिर हिलाया और फिर उन्हें बाहर भेज दिया। मरीज की पोशाक पहने हुए बिस्तर पर झुके हुए लोगों का अभिवादन करना मुश्किल था, इसलिए केल ने कंबल को लात मारकर हटा दिया और आराम से अगले समूह का स्वागत किया। वह चोई हान से बात करने लगा जो वहां पापी की तरह खड़ा था। जाना। रोजलिन ने अपने होठों को काट लिया। उसने अपना जादू उतार दिया था और अपनी असली लाल आंखों और लाल बालों के साथ वहां खड़ी थी। उसने अपना लबादा भी उतार दिया था और औपचारिक पोशाक में थी। मुझे खेद है युवा मास्टर केल, लेकिन मुझे चोई हान और लॉक की जरूरत है। अब जबकि रोजलिन ने महल में खुद को प्रकट कर दिया है, उसे जल्द से जल्द ब्रेक किंगडम वापस लौटना होगा। चूंकि यह पता चल गया था कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए उसे मारने का प्रयास करने वाले लोग सबूत छिपाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह अकेले वापस नहीं जा सकती थी। इस घटना से पता चला कि वह एक बहुत ही कुशल जादूगर थी, जिसका मतलब था कि दुश्मन उस पर हमला करते समय ज्यादा ताकतवर सेना जरूर रखेगा, इसलिए उसे मजबूत सहयोगियों की जरूरत थी। लॉक दरवाजे के पास खड़ा था और बिना केल के पास आए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। केल ने बोलने से पहले चोई हान और लॉक की तरफ देखा, जैसे कि यह स्वाभाविक ही था। आपको किस बात का अफसोस है? मिस रोजलिन, आपने हमारी बहुत मुश्किल परिस्थिति से निपटने में मदद की, तो हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए। रोजलिन देख सकती थी कि केल मुस्कुरा रहा था। मिस रोजलिन लॉक की नूना और चोई हान की दोस्त है। उद्धरण चिन्ह ... इसे इस तरह से कहने के लिए धन्यवाद। हत्या के प्रयास के कारण रोजलिन मौत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। केल ने एक कदम आगे बढ़ाया और चोई हान की ओर देखा। केल ने, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। चोई हान को जाना था ताकि केल को शांति मिले और वह युद्ध के दौरान छिपने के लिए तैयार हो सके। चोई हान को केल की अनोखी शांत मुस्कान दिखाई दे रही थी। मेरी मौत नहीं होती। मैं ढेर सारा पैसा कमाने और इतना मजबूत बनने की योजना बना रहा हूं कि शांति से जीने के लिए जरूरत पड़ने पर भाग सकूं। मैं यथासंभव लंबे समय तक जीने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहा हूं। केल ये भी सोच रहा था कि ब्लैक ड्रैगन के साथ होने के कारण चोई हान के लिए उसे बचाने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में ब्लैक ड्रैगन के सामने चोई हान खुद सिर्फ एक बोझ था। मैं समझ गया। मैं बिना किसी कारण के चिंतित था। केल चोई हान से दूर हो गया जो थोड़ा बेहतर दिख रहा था और लॉक की ओर देखने लगा। फिर उसने लॉक को अपने पास बुलाने के लिए अपनी उंगली हिलाई। लॉक केल की हरकत से झिक गया और फिर धीरे धीरे उसके पास आया। ये काया इतना डरा हुआ क्यों था? हालांकि केल ने ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने की कोई योजना नहीं बनाई थी। लॉक, मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों की देखभाल करूंगी। जाओ और 3 महीने में हैनिट्यूस क्षेत्र में वापस आओ। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें, मुझे किस बात का बहाना चाहिए? क्या तुम हमारे सौदे के बारे में भूल गए? केल ने सोचा कि वह लॉक का इस्तेमाल कैसे करेगा, जबकि लॉक उसे घूर रहा था। फिर उसने लॉक को एक नक्शा दिया। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र का नक्शा था जो उसे हंस से मिला था। हैनिट्यूस से उस जगह आओ जो इस तरह से चिन्हित है। मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों के साथ वहां रहूंगा, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा। उद्धरण चिन्ह ... कहीं लौटने के लिए। केल को बड़बड़ाते लॉक की परवाह नहीं थी और उसने लॉक के कंधे को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वह बोलना शुरू कर रहा था। केल की जिंदगी आसान बनाने के लिए लॉक का वापस आना जरूरी था। हाँ, कहीं वापस जाना है। याद रखना, तुम्हें 3 महीने के अंदर वापस लौटना होगा। हाँ सर, मैं 3 महीने के अंदर जरूर वापस आऊंगा। लॉक के मुद्दे को इस हद तक संभालने के बाद कि लॉक ने जोर से अपना सिर हिलाया, केल को राहत का एहसास हुआ। उपन्यास की कहानी पहले से ही काफी उलझी हुई थी, लेकिन कम से कम मुख्य बिंदु वैसा ही बह रहा था जैसा कि होना चाहिए था। यह अच्छा था क्योंकि उपन्यास के बाद कहानी जितनी आगे बढ़ती, वह भविष्य के बारे में उतना ही अधिक जान पाता। केल को निराशा हुई कि वह बीकरॉक्स को मास वेल के साथ नहीं भेज सका, लेकिन वह हमेशा रॉन के साथ बीकरॉक्स को भेज सकता था जब रॉन अपनी छुट्टी से वापस आ जाता। केल पहले से कहीं ज्यादा शांत मन से बिस्तर पर लेट गया और अपने कमरे के आसपास के लोगों को देखने लगा। फिर उसने हंस की तरफ देखा जो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। हंस ने चोई हान को देखा जो एक शूरवीर की तरह दरवाजे की रखवाली कर रहा था, फिर लॉक को जो बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर रोजलिन को जो आराम से जादू के बारे में एक किताब पढ़ रही थी, और अंत में केल को जो बिस्तर पर आराम कर रहा था। फिर वह चुपचाप केल के पास गया और फुसफुसाया, एक अफवाह फैल रही है कि महामहिम आपको पदक प्रदान करना चाहते हैं, युवा स्वामी। हंस की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग रुक गए। हंस ने फिर चुपचाप केल को एक दस्तावेज थमा दिया। यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें प्लाजा आतंकी घटना के बारे में चल रही अफवाहें थी। पहली पंक्ति पढ़ने के बाद केल की सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी, लेस देन केल हैनिट्यूस, वह कुलीन व्यक्ति जिसने हैनिट्यूस परिवार का गौरव दिखाया जो राज्य को अंधकार के जंगल से बचाता है, ग्रेटर दैन। हाँ, यह एक गहरी आह थी। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी ये बहुत कष्टप्रद था। एक हफ्ते बाद केल गाड़ी से उतरा। जिस गाड़ी से वह उतरा उस पर हैनिट्यूस गोल्डन कछुआ था। कुछ समय बीत गया है। केल ने ब्लैक ड्रैगन द्वारा उसके मन में कही गई बात से सहमति जताई। केल इस समय प्लाजा ऑफ ग्लोरी में थे। प्लाजा के उत्तरी हिस्से के चारों ओर एक बड़ी बाड़ लगी हुई थी जो विस्फोट से नष्ट हो गई थी। केल बस आगे बढ़ता रहा, केवल अपनी सीट की ओर देखता रहा। हैनिट्यूस परिवार की नाइट ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व उनके उपकप्तान कर रहे थे, केल की रक्षा के लिए उनके गठन के केंद्र में उसके साथ चल रही थी। जब केल चल रहा था तो उसने किसी को कुछ कहते सुना जिससे उसे ठंड लग गई।
ओह, युवा मास्टर सिल्वर लाइट। केल ने तुरंत भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। आहम हेम। केल ने उपकप्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी क्योंकि उसने कुछ नकली खांसियां निकाली और कुछ और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उपकप्तान ने केल के कान में फुसफुसाने के लिए अपना शरीर थोड़ा नीचे किया। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि अब वे आपको युवा मास्टर सिल्वर लाइट कहकर बुलाते हैं। अहम, आप जैसे शानदार लोगों को शानदार उपनाम मिलना तय है। बकवास। केल ने अपने मन में ही कठोर शब्द दबा लिए। युवा मास्टर सिल्वर लाइट, युवा मास्टर शील्ड, वह ऐसी घटिया और शर्मनाक बातें नहीं सुनना चाहता था। हालांकि केल जानता था कि अगर क्राउन प्रिंस ने अफवाहों को दबाना बंद नहीं किया होता तो ये बहुत बुरा होता, और इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। वह केवल उपकप्तान से बात कर सकता था जो कंधे उचका रहा था। मुझे यकीन है कि अगर मैं शराब पीऊंगा और हमेशा की तरह व्यवहार करूंगा तो वे मुझे रोक देंगे, है ना? आहम हेम। उपकप्तान कुछ नहीं बोल पाया और बस मुंह फेर लिया। इससे केल मुस्कुराने लगा, लेकिन वह मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ऐसा उपकप्तान ने आगे जो कहा उसके कारण हुआ। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप शराब से दूर रहें, क्योंकि आप अभी भी ठीक हो रहे हैं। केल अभी भी आधिकारिक तौर पर ठीक हो रहे थे और 100% ठीक नहीं थे। आधिकारिक कहानी ये थी कि वह इसलिए घायल हुआ क्योंकि उसने भीड़ की रक्षा के लिए अपनी प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल उसकी निर्धारित सीमा से अधिक किया था, जिसके कारण एक चमत्कार हुआ और विस्फोट टल गया। ये चमत्कारी कहानी स्वाभाविक रूप से युवराज से ही आई थी। यही कारण था कि हेनिट्यूज निवास के कर्मचारी घायल कैले की सुरक्षा में व्यस्त थे। ये सिर्फ राजधानी के कर्मचारियों की बात नहीं थी। केल को अपने पिता काउंट डेरूथ के बारे में सोचना पड़ा, जो कुछ दिन पहले राजधानी आने की योजना बना रहे थे। डेरूथ ने वीडियो संचार के जरिए यही कहा था, केल, क्या तुमने उन कमीनों के चेहरे देखे? तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए उन सभी को मार देंगे। वे उस व्यक्ति के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जो तलवार भी नहीं चला सकता? हालांकि डेरूथ को पता था कि केल ने एक प्राचीन शक्ति अर्जित की है, लेकिन ये तथ्य कि केल की छोटी बहन भी तलवार चलाने में केल से बेहतर थी, डेरूथ को केल को कमजोर समझने पर मजबूर कर दिया। हेनिट्यूज परिवार द्वारा कार्रवाई न किए जाने का कारण यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। ये याद रखो केल, हमने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि हम मजबूत हैं। भविष्य में कोई भी तुम्हारे खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। काउंटेस वायलन ने काउंट डेरूथ को शांत करते हुए यही कहा था। लेकिन ये सच रहा होगा, क्योंकि जब कईल महल छोड़कर अपने घर वापस आ गया तो किसी भी रईस ने कोई संदेश नहीं भेजा और न ही कईल को देखने आया। यहाँ तक कि एरिक और कंपनी भी नहीं आई। इससे यह आसान हो गया। केल ने उस खाली समय का बहुत कुशलता से उपयोग किया था। केल, जो चलते समय आगे की ओर देख रहा था, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे शूरवीर और सैनिक को देख सकता था। आह, युवा मास्टर केल, क्या आपको मेरी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता है? नाइट ने केल के सवाल पर अपना सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक प्रवेश द्वार खोल दिया। अब केल को अकेले ही प्रवेश करना था। इस बार प्रवेश करने की अनुमति वाले लोगों की संख्या जन्मदिन समारोह के दौरान की तुलना में काफी कम थी, लेकिन केल अपवाद था। युवा मास्टर कैलेनिम, कृपया अंदर आइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा काम करते रहो। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। केल ने सोचा कि शूरवीर शायद बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, इसलिए उसने शूरवीर के कंधे पर थपथपाया, जबकि शूरवीर ने झुककर उसे जोरदार तरीके से जवाब दिया। फिर वह अंदर चला गया, यह नहीं जानते हुए कि शूरवीर बहुत देर से उसे अंदर आते देख रहा था। केल धीमी गति से चलता रहा। प्लाजा ऑफ ग्लोरी। राजा ने आज प्लाजा आतंकी घटना के दौरान शहीद हुए लोगों का सम्मान करने और कुछ लोगों को उनके कार्यों के लिए पदक देने की योजना बनाई थी। आज प्राप्तकर्ताओं को प्लाजा में राजा के ठीक नीचे दूसरे सबसे ऊंचे मंच पर खड़े होने की योग्यता दी गई। जब केल अपने स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने सामान्य से अधिक शानदार काले रंग का परिधान पहन रखा था। केल, क्यों निम, तुम यहाँ जल्दी आ गई। केल ने एरिक विल्समैन को देखकर मुस्कुराया, जिसने उसे आवाज दी थी, फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये रईसों के लिए जगह थी। केल यहाँ खड़ा था, लेकिन क्यों? एरिक विल्समैन, अमीरू, गिलबर्ट और बाकी सभी रईस चुपचाप केल को देख सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सभी ने केल के बारे में कुछ खबर सुनी थी। केल हेनिट्यूज ने सम्मान पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया है तथा पदक किसी और को दे दिया है। इसके अलावा वह अपने घायल शरीर को भी समारोह में भाग लेने के लिए घसीट कर ले गए। अमीरू उबार ने केल की ओर देखा, जो आसमान की ओर देख रहा था। आज का दिन बहुत सुंदर है, शायद इसलिए क्योंकि हम यहाँ शहीदों का सम्मान करने आए हैं। केल के लाल बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी काली पोशाक से एकदम मिल खा रहे थे। केल को हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ देखकर अमीरू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये संभवतः आपकी वजह से है, युवा मास्टर केल। मुझे? केल ने असमंजस से अमीरू की ओर देखा। अमीरू ने शांत और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। केल को यह प्रतिक्रिया अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने वही कहा जो उसे कहना था। युवती अमीरू, तुम आज जा रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि आप कल बाहर जा रहे हैं। मैं आपको हमारे उबर क्षेत्र में मिलूंगा। इस समारोह के बाद केल उबर क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। हाँ, मैं समुद्र देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है यह आपके ठीक होने के लिए है। हाँ, ताज़ी हवा लेना अच्छा रहेगा। ठीक हो जाओ, मेरी गान फट गई। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और भी मजबूत होने के लिए वहां जाऊंगा। हालांकि केल ने अमीरू से सहमति जताई और आगे कुछ कहने से पहले अपना सिर हिलाया। बेशक यही एकमात्र कारण नहीं है। हाँ बिल्कुल, अमीरू, साथ ही गिलबर्ट और एरिक जो सुन रहे थे, सभी मुस्कुराने लगे। ये केल की मुस्कान के समान ही थी। आज के बाद रईसों को सब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। पूर्वोत्तर तट पर एक सैन्य अड्डे के लिए विकास और निवेश। यही कारण था कि अमीरू और गिलबर्ट आज रात राजधानी से जल्दी से बाहर निकल रहे थे। ये किसी भी गलत सूचना को लीक होने से रोकने के लिए था, साथ ही क्योंकि क्राउन चाहता था कि चीजें जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ें। बेशक ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि हेनिट्यूज परिवार अमीरू और गिलबर्ट के इलाकों को एक महत्वपूर्ण राशि उधार देने के लिए सहमत हो गया था। यही दूसरा कारण था कि केल को अमीरू और गिलबर्ट के इलाकों का दौरा करने की जरूरत थी। केल, हम भी किसी को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यदि तुम वैसे भी वहां जा रहे हो तो वहां जाकर देख लेना। पिताजी, क्या किसी विशेषज्ञ का जाना बेहतर नहीं होगा? अधिक जोड़ी आंखें होना हमेशा बेहतर होता है। केल ने काउंट डेरूथ के कहे अनुसार कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। हम आपकी देखभाल में हैं।
हम आपकी देखभाल में हैं, युवा मास्टर केल। केल ने अमीरू और गिलबर्ट को हाथ हिलाकर कहा कि वे इस बारे में चिंता न करें, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। राजा जैद आ चुका था। इसके बाद स्मारक एवं पदक समारोह शुरू हुआ। राजा जैद ने पहले से कहीं ज्यादा तेज आवाज में बात की। चौक में अभी भी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। वहां बहुत शांति थी। हम आज यहाँ ये दिखाने के लिए एकत्र हुए हैं कि हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। राजा जैद ने एक बार फिर भीड़ को आवाज दी। ये दुश्मनों के लिए चेतावनी थी, साथ ही भीड़ को एकजुट करने के लिए भी। राजा जैद ने सबसे ऊंचे मंच से चौक की ओर देखते हुए बोलना जारी रखा। उस घटना के दौरान कई लोगों ने वीरतापूर्ण कार्य किए। उनकी बहादुरी की बदौलत ही हम इस भूमि की रक्षा कर पाए हैं। ऐसा लग रहा था कि राजा जैद ने उस समय कैल से आंख मिलाई थी, लेकिन कैल को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं था। कैल चुपके से मुड़ गया ताकि राजा को पीछे छोड़कर उसके पीछे आसमान की ओर देख सके। फिर उसने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन ने क्या कहा था, सूर्यदेव का आशीर्वाद। मुझे उन कमजोर मनुष्यों में किसी देवता की शक्ति का एहसास नहीं होता। सिर्फ एक खास देवता है, वह है युवराज। इस विश्वास में कोई सच्चाई नहीं थी कि क्रॉसमैन परिवार को सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। केल, जिसने एक और बेकार सच्चाई जान ली थी, ने हमेशा की तरह ही ये दिखावा करने का फैसला किया कि उसे कुछ भी नहीं पता। ब्लैक ड्रैगन इस बात से उत्साहित लग रहा था कि केल ने उसे यह बात उन दोनों के बीच गुप्त रखने के लिए कहा था, और खुशी खुशी सहमत हो गया। इस संबंध में अब हम उन वीर व्यक्तियों को पदक प्रदान करेंगे। राजा जैद ने पदक समारोह शुरू किया और सभी लोग एक एक करके अपना पदक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वाह! पूरे चौक में जयकारे गूंजने लगे, मानो शुरू से ही वहां शांति नहीं थी। ब्लैक ड्रैगन की आवाज एक बार फिर केल के सिर में गूंजने लगी। मनुष्य दिलचस्प है। वाह! केल को ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी, साथ ही उस शूरवीर के लिए भीड़ की जय जयकार भी, जिसे अभी अभी पदक मिला था। केल को लगा कि वह अनुमान लगा सकता है कि ब्लैक ड्रैगन को क्या दिलचस्प लगा। हालांकि क्योंकि केल एक इंसान था, इसलिए वह उन लोगों की भावनाओं को ब्लैक ड्रैगन से बेहतर समझता था जो अभी भी जीवित थे। कभी दुखी होने का तो कभी उत्साहित होने का। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यही कारण था कि उन्होंने पदक विजेताओं के लिए भी तालियां बजाईं। अब माहौल पहले से बेहतर था। सभी लोगों ने पदक समारोह का ऐसे आनंद लिया जैसे कि यह कोई उत्सव हो। इस उल्लासपूर्ण माहौल के कारण कोई भी व्यक्ति अभी कैल से संपर्क कर सकता था। युवा मास्टर केल। केल ने उस शांत आवाज की ओर रुख किया जो उसे पुकार रही थी। वहां बहुत से रईस थे जो घर वापस लौट रहे थे, ये सोचकर कि आतंकवादी घटना के कारण राजधानी एक खतरनाक जगह थी। यही कारण था कि यहाँ रईसों की संख्या पहले से कम थी, लेकिन उनमें से एक रईस ने केल के पास आकर उसे पुकारा। क्या है, युवा मास्टर वेनियन? वेनियन स्टेन अभी भी यहाँ थे। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख भी अभी भी यहाँ थे। मैंने सुना है कि आपने पदक लेने से मना कर दिया है। क्या आपको इसका अफसोस नहीं होगा? मंच की ओर देख रहे रईसों की निगाहें वेनियन और केल की ओर घूम गईं। केल को नहीं पता था कि वेनियन इतनी कोमलता से क्यों मुस्कुरा रहा था और उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा था। मैं उसे मारना चाहता हूँ। केल को बस यही चिंता थी कि वेनियन का शरीर यहीं फट जाएगा। केल को उम्मीद थी कि ब्लैक ड्रैगन पदक के बारे में सोचकर शांत हो जाएगा। केल ने पदक लेने से मना कर दिया था। इसका कारण सरल था, वह रिकॉर्ड नहीं होना चाहता था। शाही पुस्तकालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर राज्य के सभी पिछले राजाओं का रिकॉर्ड है। नीचे की मंजिल पर उन सभी नायकों का रिकॉर्ड है जिन्हें राज्य के इतिहास में अलग अलग सम्मान पदक मिले हैं। सरकार ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि उन्हें इन नायकों को ढूंढने और उन पर नजर रखने के लिए इनको पुरस्कार राशि प्रदान करना जारी रखना होगा। दूसरों को ये प्रसिद्धि और सम्मान जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे तो ये जंजीरों जैसा लगता है। केल नहीं चाहता था कि उसका नाम कहीं दर्ज हो। जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे भूलना आसान होता है। भविष्य में जब युद्ध छिड़ने वाला था तो इस प्लाजा में हुई घटनाओं को कौन याद रखेगा? अगर वे इस घटना को याद भी करते तो पहले उन्हें दूसरी बातें याद आती। तथ्य यह है कि वह ये जानता था कि यही कारण था कि केल ने आतंकवादी घटना के दौरान आगे आने का निर्णय लिया था, साथ ही यही कारण था कि वह रिकॉर्ड होने से बचना चाहता था। वेनियन की ओर देखते हुए केल मुस्कुराने लगा और बोलने लगा, मुझे क्या पछतावा होगा? केल को अफसोस करने की कोई बात नहीं थी। उसे एक अच्छा इनाम मिला था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एक अच्छा इनाम मिला था। ये काफी है कि हम जीवित रहने में कामयाब रहे। वह गंभीर रूप से घायल हुए बिना जीवित रहने में सक्षम था। ये केल के लिए नहीं, किम रोक-सू के लिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। केल के आसपास का इलाका शांत हो गया। वेनियन ने थोड़ी देर बाद उस चुप्पी को तोड़ने के लिए बात की। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। हाँ, मैं भी बहुत शर्मिला हूँ। मैं पदक लेने के लिए वहां जाने में बहुत शर्मिला हूँ। वेनियन का चेहरा अजीब हो गया। हालांकि केल ने अपना कंधा उचका दिया और पदक प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए ताली बजाने लगा। ब्लैक ड्रैगन इस बात पर विचार कर रहा था कि वेनियन को कैसे जल्दी और आसानी से मारा जाए, इससे पहले कि वह केल और केल के आसपास के लोगों को देखता और अपना सिर हिलाता। अभी बहुत से लोग कैल को देख रहे थे। रईस और नीचे के लोग दोनों कैल को देख रहे थे। ब्लैक ड्रैगन ने सोचा कि अगर कैल ने अभी वेनियन को मार दिया तो चीजें बहुत जटिल और परेशान करने वाली हो जाएंगी, इसलिए उसने कैल की तरह व्यवहार करने का फैसला किया और समारोह को देखते हुए एकदम शांत, बिल्कुल शांत रहने का फैसला किया। आज का समारोह यही समाप्त होता है। हालांकि ये राजा इस पल को नहीं भूलेगा। मैं इसे दिन ब दिन याद रखूंगा ताकि वीर नायकों को न भूलूं। समारोह राजा के अंतिम भाषण के साथ समाप्त हुआ। स्वेश बारिश की तरह तेज हवा चल रही थी जो चौक से होकर गुजर रही थी। केल ने अपने बिखरे बालों को पीछे किया। क्राउन प्रिंस ने कहा था कि कैले को आज स्मारक पर आने की जरूरत नहीं है। फिर भी कैले फिर भी आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी की मृत्यु के महत्व को जानता था। उसने अपनी श्रद्धांजलि समाप्त की और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख लिया। इससे एरिक सचेत हो गया और उसने बोलना शुरू कर दिया। केल, क्या तुमने ज्यादा कर लिया? क्या तुम्हारा दिल दुख रहा है? कैल ने अविश्वास से एरिक की ओर देखा और कैल की आत्मविश्वास भरी निगाहों ने एरिक को अजीब तरह से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और वह धीरे धीरे पीछे हट गया। एरिक बहुत शर्मिंदा लग रहा था। एरिक की प्रतिक्रिया पर केल मुस्कुराया और 2 बार अपनी छाती थपथपाई। ऐसा करते समय उसे अपनी जेब में सोने की पट्टिका महसूस हुई।
ये वह इनाम था जो उसे क्राउन प्रिंस से मिला था। युवराज मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक उदार है। स्वर्ण पट्टिका ने केल को कुछ भी खरीदने के 2 अवसर दिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 2 ब्रेड के टुकड़े खरीदे या 2 पहाड़। बस इतना ही मायने रखता था कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 बार ही कर सकता था। केल भविष्य में इन 2 मौकों का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने वाला था। मुझे यकीन है कि जब युवराज ने मुझे यह उपहार दिया होगा तो वह सोच रहे होंगे कि आप वास्तव में कितना खर्च कर सकते हैं। या तो ऐसा ही था या फिर उसने इसे केल को ये देखने के लिए दिया था कि केल इससे क्या खरीद सकता है। बहुत बुरा हुआ कि वह गलत था। केल मुस्कुराने लगा। दुनिया में बहुत सी अनोखी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, बशर्ते आपको उन्हें खरीदना आता हो। अब तुम क्या योजना बना रहे हो, कमजोर इंसान? बस सावधान रहो। केल ने ब्लैक ड्रैगन की चिंताजनक टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, जिसने केल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। केल ने जहां खड़ा था वहां चारों ओर देखा और बहुत से लोगों से नजरें मिलाईं। हालांकि उन्हें भरोसा था कि राजधानी छोड़ते ही ये निगाहें गायब हो जाएंगी। यही कारण था कि केल, जो अगली सुबह अपने घर लौटने के बाद जल्दी ही जाने की तैयारी कर चुका था, ने ब्लैक ड्रैगन को स्टेक का एक टुकड़ा और 3 अन्य चीजें दी। ब्लैक ड्रैगन ने स्टेक वाली प्लेट को पकड़ लिया, जैसा कि उसने पूछा था। ये किस लिए है? तीनों वस्तुएं जादुई बम थीं, जिनमें से विस्फोट करने वाले उपकरण हटा दिए गए थे। इन बमों में अभी भी संपीड़ित मन मौजूद था। फिलहाल केल इन 3 बमों में से सिर्फ एक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। केल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। भंवर को नष्ट करो। केल बिना किसी को पता चले रोवान किंगडम के उत्तर पूर्वी समुद्र को पलटने की योजना बना रहा था। यह संभव था क्योंकि न तो जलपरियां और न ही वेल जनजाति अभी उत्तर पूर्वी समुद्र में होनी चाहिए। मूल रूप से केल ने भंवर को नष्ट करने की योजना नहीं बनाई थी। वह विनाशी ढल और हृदय की जीवन शक्ति का उपयोग करके इसकी देखभाल करने की योजना बना रहा था। लेकिन ये तब की बात है जब मेरे पास ब्लैक ड्रैगन नहीं था। जब उसके पास ब्लैक ड्रैगन था तो उसे कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केल ने ब्लैक ड्रैगन, ऑन और हॉर्न को ढेर सारा भोजन खिलाया और फिर इन जानवरों को बाहर भेजा, जिनकी औसत आयु 7 वर्ष थी, तथा अपने पहले मेहमान का स्वागत किया। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या चुराया है, लेकिन तुमने कुछ बड़ा किया है। ये बिल्लोस था। मुझे लगता है कि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया हूँ। बिल्लोस ने केल की तरफ सिर हिलाया, जो बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। वह देख सकता था कि केल ने शराब पीना शुरू कर दिया है और दावा कर रहा है कि वह अभी भी घायल है। आप वाकई मशहूर हैं, युवा मास्टर केल। लेकिन क्या आपके लिए शराब पीना ठीक है? मेरे लिए आपके सामने झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। बिल्लोस मुस्कुराया और उसने केल का खाली कप भर दिया। फिर उसने केल को एक जादुई डिब्बा थमा दिया। ये है आपके अनुरोधित आइटम। पिछली बार के आइटम लौटाने के लिए धन्यवाद। केल ने चोईहान के जरिए बिल्लोस को बाकी सामान लौटा दिया था। बिल्लोस की ओर देखते हुए केल ने सामान के इस नए डिब्बे को सहलाया। केल ने पहले ही तय कर लिया था कि स्वर्ण पट्टिका का उपयोग करने के 2 अवसरों में से पहले का उपयोग कैसे किया जाए। उसने कुछ समय खरीदने का निर्णय लिया। केल ने उस समय के लिए कुछ समय खरीदने का निर्णय लिया जब उत्तरी शूरवीर, जो न केवल रोमन साम्राज्य के लिए बल्कि ब्रेक साम्राज्य और अन्य मध्य उत्तरी राज्यों के लिए भी खतरनाक अस्तित्व थे, दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उत्तरी शूरवीरों के अलावा पश्चिमी महाद्वीप के केंद्र में साम्राज्य, जादू का कातिल और दक्षिणी जंगल की रानी भी थे। केल ने उन सभी से दूर जाने के लिए कुछ समय खरीदने का फैसला किया। अगर वह अकेला होता तो एक बात होती, लेकिन अब ऐसे अन्य लोग थे जिनकी उसे देखभाल करनी थी। बिल्लोस, क्या आप प्रॉपर्टी का भी सौदा करते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हाल ही में क्या हो रहा है। बिल्लोस वास्तव में एक व्यापारी था। उसे सूचना बहुत जल्दी मिल जाती थी। पश्चिमी महाद्वीप विस्फोट के कगार पर है और यह मेरे जैसे व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का एक अच्छा समय है। व्यापारी किसी भी ऐसी चीज की ओर भागेंगे जो उन्हें लाभ दे। बिल्लोस को केल बहुत पसंद था, जो व्यापारियों को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे यह भी पसंद था कि केल गोलमोल बातें नहीं करता था और सीधे मुद्दे पर आता था। विपर किंगडम जल्द ही एक गड़बड़ बन जाएगा। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्लोस ने अपना सिर हिलाया। गैर जादूगर और जादूगर विपर किंगडम में एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस अराजकता में पैसे बनाने के लिए क्या उपयोग कर सकता हूं। युवा मास्टर केल, आपको क्या लगता है कि वहां सबसे अधिक लाभदायक निवेश क्या होगा? केल ने बिल्लोस के प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया। लोग, जादूगर गृहयुद्ध हार जाएंगे और मैजिक टॉवर नष्ट हो जाएगा। फिर बचे हुए जादूगरों का क्या होगा? गृहयुद्ध के अंत में सभी जादूगर नहीं मरने वाले थे। विपर किंगडम पश्चिमी महाद्वीप में जादू के उपकरणों का सबसे बड़ा स्रोत था। ऐसे कई जादूगर थे जो सत्ता और राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन गृहयुद्ध के बाद विपर किंगडम में ऐसे जादूगरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उपन्यास में क्राउन प्रिंस अल्बेरू क्रॉसमैन इस मुद्दे को लक्षित करने जा रहे थे। नष्ट हो चुके मैजिक टॉवर के लिए रोजलिन उच्चतम श्रेणी की जादूगरनी थी, जिसने एक अलग स्थान पर एक नया मैजिक टॉवर बनाने का फैसला किया। बिल्लोस बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। आप सोच रहे हैं कि जादूगर एक नया घर तलाशेंगे? केल ने बिल्लोस को कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। जादूगरों को विपर किंगडम में हारना जरूरी था। विपर किंगडम के लिए बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का यही एकमात्र तरीका था। हालांकि केल ने इन बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वह तो कुछ और ही चाहता था, पश्चिमी महाद्वीप में उच्चतम श्रेणी के जादुई उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। केल को उन चीजों की जरूरत थी जो गृहयुद्ध के बाद भी बची रहेंगी। जादुई टॉवर नष्ट हो जाने पर मुझे तुरंत बताना। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? केल ने कंधे उचकाए और हल्के से जवाब दिया। जब ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा। जादुई टॉवर, केल इसे खरीदने की योजना बना रहा था। गृहयुद्ध के बाद मैजिक टॉवर अपूरणीय टूटे हुए जादुई उपकरणों से भर जाएगा। केल को इस मैजिक टॉवर को खरीदने का तरीका भी पता था। अल्बेरू भी केल की हरकतों के बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसकी राह देख रहा हूँ। क्ले ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह भी इसका इंतजार कर रहा था। मैजिक टॉवर खरीदने से उसे कुछ समय मिल जाएगा। इससे उसे खुद को खतरे से बचाने का समय मिल जाएगा। ये बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मेरा पैसा है। बिल्लोस ने केल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखी और उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। फिर जब ऐसा होगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ।
केल ने अपने पहले मेहमान बिलोस को अलविदा कहा। फिर उसने अपने दूसरे और आखिरी मेहमान का अभिवादन किया। खैर, दूसरा मेहमान कमरे में तेजी से घुसा। केल ने छत की खिड़की की ओर देखा जो खुली हुई थी, और फिर खिड़की से अंदर आ रहे अस्तित्व को देखकर चौंक गया। यह क्या है? खिड़की से उसकी हथेली के आकार की एक मिट्टी की गुड़िया अंदर आई। ऑन और होन डर के मारे केल की बाहों में कूद पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिट्टी की गुड़िया पर भाव भयानक थे। ये गुड़िया से ज्यादा ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। ब्लैक ड्रैगन ने हमेशा की तरह उस समय भी जादू से केल के दिमाग में बात की। मुझे ईश्वर की शक्ति का एहसास हो रहा है। केल ने किसी का नाम उगल दिया। पागल पुजारिन, पिंजरा। जब उसने ऐसा किया तो मिट्टी की गुड़िया, जिसके पास न तो आंखें थी और न ही कान, केवल मुंह था, बोलने लगी। मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, युवा मास्टर केल। ये गुड़िया मुझसे जुड़ी हुई है। यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु है जो सिर्फ सुन और बोल सकती है। वह वास्तव में इतनी कुशल थी कि उसे नेक्रोमेंसर कहा जा सकता था। केल ने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा। ब्लैक ड्रैगन केल के दिमाग में बात कर रहा था, लेकिन अदृश्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे तुरंत पता चल गया था कि वह सुन और बोल सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। ये ड्रैगन कितना शक्तिशाली है? केल को अचानक ब्लैक ड्रैगन की ताकत पर सवाल उठा। हालांकि मिट्टी की गुड़िया ने बोलना शुरू कर दिया और उसे काफी देर तक इस बारे में सोचने से रोक दिया। हम आज राजधानी छोड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि यंग मास्टर केल को हमारा आपसे इस तरह संपर्क करना पसंद नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। हालांकि टेले ने कहा कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है। युवा मास्टर केल, जब मैं अपना पद वापस लूंगा, नहीं, जब मैं अपने मूल पद से एक स्तर ऊपर हो जाऊंगा, तो मैं आपकी मदद का बदला चुकाने के लिए वापस आऊंगा। यही वह बात है जो वह मुझसे कहना चाहता था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे पता है। केल ने बदसूरत मिट्टी की गुड़िया की खाली आंखों की कोठरियों में देखा। फिर भी टेलर और मुझे दोनों को ये खबर साझा करने के लिए कोई जगह चाहिए, जब हमें वह मिल जाए जो हम चाहते हैं। आप जो चाहे करें। मिट्टी की गुड़िया पिघलने से पहले कैल की बातों पर मुस्कुराने लगी। ऑन और होंग ने गुड़िया को पिघलते हुए देखने के बाद छिपने के लिए कैल के कब्जों में और भी गहराई से हाथ डाला। तो फिर कृपया स्वस्थ रहें, युवा मास्टर केल। मिट्टी की गुड़िया बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ब्लैक ड्रैगन ने उस खाली जगह को देखा जहां मिट्टी की गुड़िया खड़ी थी, फिर उसने केल की ओर देखा। तो क्या तब मैं अपना बदला ले पाऊंगा? एक बार जब टेल स्टेन सत्ता में वापस आ गया और मार्क्वेस स्टेन की संपत्ति का मालिक बन गया, तो वर्तमान मार्क्वेस और वेनियन दोनों को इस ब्लैक ड्रैगन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हाँ, उस समय आप जो चाहे कर सकते हैं। महान। केल से मार्क्वेस स्टेन की संपत्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन ने अपना बदला लेने का मन बना लिया। ब्लैक ड्रैगन वेनियन और मार्क्वेस पर तब हमला करने वाला था जब वे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह उन्हें निराशा दिखाने वाला था और उन्हें तकलीफ पहुंचाने वाला था। ब्लैक ड्रैगन ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। वह वास्तव में एक क्रूर प्राणी था। केल ने ब्लैक ड्रैगन को अपने मन में बदला लेने की योजना बनाते हुए सुना और बिस्तर पर जाते समय उसे एक खौफनाक लोरी की तरह माना। स्वाभाविक रूप से उन क्रूर टिप्पणियों ने उसे सोने में आसानी नहीं दी। अगली सुबह केल सुबह गाड़ी के सामने खड़ा था। रोजलिन, चोई हान और लॉक ने उन्हें विदा किया। केल ने उन तीनों को एक स्थिर भाव से देखा। केल ने, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने उस जादूगर को देखा है तो कृपया ड्रैगन से कहो कि उसे तुरंत मार दे। तुम्हें बस उसे यह कहना है कि वह अपना सिर उड़ा दे ताकि वह मेरी तरह बेकार न रहे, जो केवल एक हाथ ही काट पाया था। चोई हान सुबह से ही गंदी बातें उगल रहा था। मैं निश्चित रूप से मजबूत होकर वापस आऊंगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि जब तक मैं चला जाऊं आप युवा मास्टर की बात सुने। पिछली बार मैंने आप सभी से जो कहा था उसके बारे में गंभीरता से सोचें। यह आपके भविष्य के लिए है। हम सभी को अब मजबूत होने की जरूरत है। लॉक अपने 10 छोटे भाई बहनों से घिरा हुआ था और उन्हें बता रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। रोजलिन गाड़ी के अंदर ब्लैक ड्रैगन से फुसफुसा रही थी और वहां इतनी शांति थी कि केल भी सुन नहीं पा रहा था। ड्रैगन निम, ये रोहन साम्राज्य की वर्णमाला की पाठ्यपुस्तक है और यह महाद्वीप की आम भाषा के लिए एक पाठ्यपुस्तक है। धन्यवाद मानव, मैं महान और शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं इसे जल्दी सीख लूंगा। बिल्कुल, ड्रैगन निम महान और शक्तिशाली है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लिए कोई अच्छा नाम सोचें। मैं उनसे कहूंगा कि वे मेरे लिए कोई नाम सुझाएं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यकीन है कि केल निम को पता चल जाएगा कि आप उससे क्या पूछना चाहते हैं। केल को नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने रोजलिन को देखा जो अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ ब्लैक ड्रैगन को देख रही थी और भौहें सिकुड़ने लगी। फिर वह चोई हान की ओर मुड़ा और बोलना शुरू कर दिया। चोई हान अभी भी इस बारे में बात कर रहा था कि केल को उसके बिना जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए। केल निम, अगर आप किसी भी चीज को एक ही बार में उड़ा दें और फिर भाग जाएं तो आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बस करो बकवास। केल ने शांत भाव से चोई हान से बात करना जारी रखा, जो तुरंत चुप हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें चोट न लगे। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं ये जरूर करूंगा। केल अब चोई हान की मासूम मुस्कान नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह गाड़ी में चढ़ गया। केल के चढ़ते ही रोजलिन उतर गई। जब केल ने खिड़की से बाहर हंस की ओर देखा तो उसे अपनी गोद में अदृश्य ब्लैक ड्रैगन के साथ साथ ऑन और हॉर्न का भी वजन महसूस हुआ। चलदर कर्मचारी, जो उन्हें विदा करने के लिए निवास के बाहर थे, ने केल को अलविदा कहा। केल को समझ में नहीं आया कि ये कर्मचारी अपना काम क्यों टाल रहे हैं और उसे विदा करने के लिए क्यों आए हैं। उसने उनसे कहा कि यह ठीक है, लेकिन वे सभी फिर भी आकर उसे विदा करना चाहते थे। युवा मास्टर निम, कृपया सुरक्षित घर लौटे। आपकी सेवा करना हमारे लिए खुशी की बात थी, युवा मास्टर निम। हम भविष्य में आपसे पुनः मिलने की आशा करते हैं। क्या भयंकर बकवास है। केल की राजधानी में वापस आने की कोई योजना नहीं थी। उसने बस लापरवाही से हाथ हिलाया और फिर गाड़ी के पर्दे बंद कर दिए। ये कार्रवाई जाने का संकेत थी। केल के समूह के पास पहुंचने के समय की तुलना में 2 गाड़ियां अधिक थीं, क्योंकि वे राजधानी छोड़कर उत्तर पूर्व की ओर जा रहे थे। उबत, केल उस समुद्र की ओर जा रहा था जो सैकड़ों वर्षों से भंवरों से भरा हुआ था। तारानकन तारानकन तारानकन, सूंघो, इसमें नमकीन गंध आ रही है। क्या ये समुद्र है? लाल बिल्ली का बच्चा हॉर्न खुली गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था और हवा को सूंघ रहा था।
केल ने अपना सिर हिलाया जब उसे एक छोटी सी गोल वस्तु मिली जो ब्लैक ड्रैगन ने उसे सौंपी थी। ये बम से संघनित मन है। काले ड्रैगन ने केल के प्रश्न पर अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, अब हम एक नया जादुई बम बना सकते हैं। इस पुष्टि पर केल खुश हो गया और उसने गाड़ी की खिड़की खोल दी। ठंडी समुद्री हवा गाड़ी में प्रवेश कर रही थी जब उसने उत्तर पूर्वी समुद्र की ओर देखा। समुद्र में कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। उत्तर पूर्वी समुद्र में इन छोटे छोटे द्वीपों की संख्या काफी थी। चांदी रंग की बिल्ली का बच्चा ओन भी काफी उत्साहित था। ओह, उस तीखी चट्टान को देखो। जब वे उस चट्टान के ऊपर बने रास्ते पर सवारी कर रहे थे तो तीखी चट्टान ने उनमें भय और विस्मय दोनों पैदा कर दिया। केल ने क्लिफ ऑफ विंड्स की ओर देखा जो उबार इलाके का सबसे खूबसूरत नजारा था। उस चट्टान के बगल में कई छोटे छोटे द्वीप थे। चट्टान और द्वीपों के बीच कई उग्र भंवर थे। ये भंवर ही थे जिनकी वजह से उबर क्षेत्र के समुद्र इतने खतरनाक थे। भंवरों के कारण जहाज के डूब जाने के बाद जादूगर का वध करने वाला व्यक्ति उन द्वीपों में से एक पर उतरता है और हवा की आवाज को खोज लेता है। जादूगर कातिल एक बुद्धिमान बर्बर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह ब्लू वुल्फ जनजाति के सदस्य और भविष्य के वुल्फ किंग लॉक से भी अधिक शक्तिशाली था और पश्चिमी महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खिताब रखता था। जादूगर कातिल का नाम टूनका था जिसे टूनका द टायरेंट के नाम से जाना जाता था। मुझे बस उसे उससे पहले ही प्राप्त करना है। अगर उपन्यास में जैसा हुआ था वैसा ही हुआ तो टूनका के यहाँ आने के लिए अभी भी बहुत जल्दी थी। केल सोच रहा था कि टूनका से मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वह संतुष्टि के साथ समुद्र की ओर देख रहा था। ये यात्रा आसान होगी बशर्ते वह टूनका से दूर रहे। केल जो संतोष के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था क्षितिज में दूर कुछ देख सकता था। केल ने अपनी आंखें थोड़ी सी रगड़ी लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये वेल नहीं है? उत्तर पूर्वी सागर से उत्तर की ओर बढ़ते हुए बड़ी वेलों का एक झुंड हवा में पानी फेंक रहा था। केल को अचानक एक अशुभ एहसास हुआ और उसने जादुई बम बनाने वाली सामग्री को अपने हाथ में पकड़ लिया। वेल मछलियां उत्तरी समुद्र में रहती थीं। ये वेल जनजाति के लिए भी सच था। ये केवल जलपरियों के साथ युद्ध के दौरान ही था कि वेल जनजाति दक्षिण की ओर आए। मुझे यकीन है कि यह वेलों का एक समूह है जो यहाँ से गुजर रहा है। ढेरों वेल उत्तर की ओर जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना? काले ड्रैगन की आवाज केल के कानों में गूंज उठी। मुझे एक मजबूत उपस्थिति का एहसास होता है। वह प्रतिध्वनि सीधे केल के मस्तिष्क में घुस गई। यही कारण था कि जब वे क्लिफ ऑफ विंड्स के ठीक बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे तो केल के माथे पर बल पड़ गए। युवा मालिक, क्या आप रास्ते में बीमार हो गए? हंस के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस बुरा लग रहा है। चट्टानों की वजह से यह डरावना है। हालांकि हमारा ड्राइवर एक अनुभवी है इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। केल ने हंस की बेकार टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पास आ रहे व्यक्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बहुत दिनों बाद मिले युवा महिला अमीरू। नमस्ते युवा मास्टर केल। अमीरू ने केल और टीम का स्वागत करते हुए अपने चेहरे पर अनोखी शांत मुस्कान बिखेरी। यह उबार क्षेत्र में समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये छोटा सा गांव जिसमें कुछ भी खास नहीं था और जिसके निवासी अब तक शांति और शांति से रह रहे थे अचानक आगंतुकों से व्यस्त हो गया था। गांव हर दिन तेजी से बदल रहा था। हालांकि उन्हें जल्द ही एक ऐसे अवसर का सामना करना पड़ेगा जो उनके गांव को निकट भविष्य में अतुलनीय रूप से बदलने की अनुमति देगा। कल रात वह क्षण होगा। कल रात केल समुद्र के अंदर एक जादुई बम को उड़ाने की योजना बना रहा था। हालांकि केल के दृष्टिकोण से जो कभी नहीं होना चाहिए था वह घटित हो गया था। यह भयानक स्थिति तब शुरू हुई जब अमीरू के शूरवीरों में से एक अमीरू को रिपोर्ट करने आया। शूरवीर ने तुरंत अमीरू के पास जाकर चुपचाप रिपोर्ट दी। मेरी महिला, जिस व्यक्ति को हमने बचाया था उसे होश आ गया है। ओह, क्या यह ऐसा है? बचाओ। उस शब्द ने केल को एक व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब कैले के मन में संदेह की भावना घर करने लगी तो अमीरू ने कैले के हाव भाव देखे और उसे समझाना शुरू किया। हम नए नौसैनिक अड्डे के लिए तटरेखा और आसपास के द्वीपों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी हमने जहाज के मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाया। ऐसा लगता है कि उसे होश आ गया है। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या करें, तभी हमने उसे बेहोश देखा और उसे भंवर में घसीटा जा रहा था। लेकिन मुझे याद आया कि आपने प्लाजा में क्या किया था और हमने निर्णय लिया कि हमें उसे बचाना होगा। अमीरू ने कैले से बात करना जारी रखा। क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन अनमोल है ना, युवा मास्टर केल? केल ने काफी देर तक चुप्पी साधे रहने के बाद उस प्रश्न का उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, मुझे पता था कि युवा मास्टर केल ऐसा ही जवाब देंगे। कैल अभी अमीरू के मुस्कुराते चेहरे के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अभी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उपन्यास में टूनका की स्थिति का वर्णन कैसे किया गया है। अमीरू, जो यह नहीं जानती थी कि केल क्या सोच रहा था, उसने सोचा कि केल के चेहरे पर गंभीरता इसलिए थी क्योंकि वह एक बहुत ही परवाह करने वाला व्यक्ति था। फिर उसने बोलना जारी रखा। उसकी पोशाक और शारीरिक बनावट के आधार पर वह विपर किंगडम का कोई व्यक्ति लग रहा था। यह निश्चित रूप से टूनका था। जैसे ही अमीरू बोलता गया केल का चेहरा पीला पड़ गया। विपर साम्राज्य में जादूगरों के खिलाफ लड़ने वाले गैर जादूगर गुट को जादूगरों द्वारा बर्बर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि इस दुनिया में कोई बर्बर लोग नहीं थे। सभी मनुष्यों का मस्तिष्क एक जैसा था। बस इतना ही था कि जैसे जैसे समय बीतता गया और इतिहास रचा गया, वे सभी उस तरीके से विकसित हुए जो उनके लिए सबसे उपयुक्त था। विपर किंगडम के गैर जादूगर सभी मजबूत व्यक्ति थे जो बिना किसी जादू का उपयोग किए विपर किंगडम के कठोर पहाड़ों और तटों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे। वे ऐसे लोग थे जो जादू जैसे अन्य कारकों पर निर्भर होने के बजाय मानव शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे विद्रोह कर रहे थे क्योंकि वे वर्तमान विपर साम्राज्य को नष्ट करना चाहते थे जो केवल जादूगरों के लिए आसान जीवन जीने और इसे अपने मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए बनाया गया था। विपर किंगडम के नागरिक इन गैर जादूगरों के पक्ष में थे। विदेशी लोग सोच सकते हैं कि बर्बर लोग राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपर किंगडम के नागरिकों के लिए वे बर्बर नहीं थे। वे सिर्फ आजाद लोग थे। उन्होंने तर्क इस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए सहज बुद्धि का प्रयोग किया। समस्या यह है कि टूनका बेहद मूर्ख है, एक बुद्धिमान बर्बर। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन केल के अनुसार टूनका एक साधारण और मूर्ख व्यक्ति था जो संयोग से बहुत शक्तिशाली था।
और मूर्ख लोग सबसे डरावने प्रकार के लोग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर सकते थे। युवा मास्टर केल, आपको उस व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह बहुत जल्दी ठीक हो गया। अमीरू की बातें सुनकर केल हंस पड़ा। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। वास्तव में मैं चाहूंगा कि उसका इलाज लंबे समय तक चलता रहे। केल को उम्मीद थी कि उसके जाने तक टूनका ठीक हो जाएगा। अमीरू और साथ ही राजधानी में उसके साथ मौजूद शूरवीरों ने केल की तरफ गर्मजोशी से देखा। केल के पास ऐसी निगाहों पर ध्यान देने का समय नहीं था। टूनका इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई, ये समझने में ही उसका सिर दर्द करने लगा था। युवा महिला, अमीरू, क्या आप कृपया हमें हमारे कमरे दिखा सकती हैं? बिल्कुल, आप अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, है ना? हाँ, मैं अभी भी चोटिल हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे नहीं, तो फिर जल्दी करो। केल के दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था, क्योंकि अमीरू ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए तेजी से चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे केल की गति पर आ गई। बिलोस भले ही फ्लिन हो और बेहद प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह गृहयुद्ध के बारे में इतना आश्वस्त कैसे था? उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? ऐसा इसलिए था क्योंकि केल ने उपन्यास पढ़ा था, इसलिए उसे बिलोस की क्षमताओं के बारे में पता था। हालांकि बिलोस को अभी भी एक कमीने बेटे के रूप में बहिष्कृत किया गया था। उसकी जानकारी इकट्ठा करने की एक सीमा होनी चाहिए। इसका मतलब यह था कि बिल्लोस को इस बारे में पता था, जिसका मतलब था कि कहानी बदल रही थी। गृहयुद्ध उपन्यास में वर्णित घटना से पहले घटित हुआ होगा। अगर केल ने इस तरह से सोचा होता तो सब कुछ समझ में आता, लेकिन गृहयुद्ध की शुरुआत किस वजह से हुई होगी? हालांकि केल ने इस सवाल पर ज्यादा नहीं सोचा। टूका का जहाज डूब जाने का अर्थ यह था कि उसका जहाज जादूगरों के हमलों से नष्ट हो गया था और वह उत्तर दिशा से ताकत हासिल करके वापस लौटा था। इसका मतलब यह था कि भले ही इसे आगे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह शक्ति जिसने जादूगरों में भय पैदा कर दिया। शारीरिक शक्ति के मामले में मानवीय क्षमता का चरम। टूनका ने समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, ज्वालामुखी और ग्लेशियरों को सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर पार किया। टूनका प्रकृति और उसके सबसे कठोर तत्वों से बच गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जादूगर, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली शक्ति मन का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हरा सके। हो सकता है कोई ड्रैगन उसे मार डाले। एक ड्रैगन संभवतः अभी भी एक ही वार में टूका को मार सकता है। केल ने कहा कि जैसे ही वह घर पर पहुंचे, उन्हें आराम करने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने अपने कमरे से सभी को बाहर भेज दिया, फिर छत की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। अरे, यह क्या है, मानव? ब्लैक ड्रैगन ने खुद को प्रकट किया। केल ने ड्रैगन से गंभीरता से बात करना शुरू किया। कुछ समय तक कहीं भी जाए बिना मेरे साथ रहो। चोईहान और ब्लैक ड्रैगन के साथ हुई स्थिति से केल को कुछ एहसास हुआ था। अगर वह टूनका से बचने की कोशिश करता तो उसे और भी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती। उसे उस पल के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। मैं जो चाहूंगा करूंगा, ब्लैक ड्रैगन ने सुनकर केल से मुंह फेर लिया। हालांकि जिस तरह से ड्रैगन के पंख फड़फड़ा रहे थे, उससे केल को पता चल गया कि ब्लैक ड्रैगन उसकी बात सुनेगा। वह एक बात कह रहा था, लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा था। ब्लैक ड्रैगन को यह बताने के बाद केल को बहुत अच्छा लगा। फिर केल ने अपने कमरे की तरफ देखा। यह एक आवास था जिसे उबर परिवार के मुखिया ने कुछ समय पहले इस छोटे से गांव में बनवाया था। यह वास्तव में गांव के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाता। यह आलीशान कमरा उस गांव के अनुरूप नहीं था जिसमें वे रहते थे। इसका मतलब यह था कि जब अमीरू की मां ने इस आवास का निर्माण शुरू किया था, तो उस समय ही उनके मन में इस क्षेत्र को विकसित करने की योजना थी, जो कि उर्वरक क्षेत्र की प्रमुख थी। वह कल्पना अंततः 10 वर्ष बाद वास्तविकता बन रही थी। गिलबर्ट के परिवार को शामिल करने और विल्समैन परिवार का संरक्षण प्राप्त करने में संभवतः कुछ समय लगा होगा। कैले को उर्वरक क्षेत्र छोड़ने से पहले अमीरू की मां से मिलना था। वह उस समय उर्वरक परिवार की मुख्य संपत्ति वाले शहर से आने वाली थी। खिड़की के सामने खड़े होने से पहले केल ने उस मीटिंग के बारे में कुछ देर सोचा। वह बड़ी खिड़की से पूरे गांव को देख सकता था, साथ ही क्लिफ ऑफ विंड्स को भी। हवाओं की चट्टान। सैकड़ों वर्षों से चट्टान के सामने का पानी एक भंवर के कारण तबाह हो गया था, जिसके कारण समुद्र में जाने की कोशिश करने वाले उबार के नागरिकों को सिरदर्द होता था। लेकिन एक कारण था कि अमीरू का परिवार अभी भी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानता था। समुद्र के किनारे 2 और गांव थे, लेकिन ये गांव तीनों के बीच में था। अर्धचंद्राकार तटरेखा के कारण ये गांव बीच में था और दोनों तरफ 2 चट्टानें थीं, जिससे यह एकमात्र ऐसा गांव बन गया जहां से नावों के लिए निकलना आसान था। इसके अलावा गांव से अलग अलग आकार के द्वीप दिखाई देते थे, जिससे यह एक सुंदर दृश्य बन गया। ये सैन्य अड्डे के लिए एक बेहतरीन स्थान होगा। केल को कल सुबह सबसे छोटे द्वीप पर जाना था। हवा की आवाज, जो इन सभी भंवरों का स्रोत थी, उस द्वीप के ठीक बगल में स्थित थी। टूनका ने उपन्यास में पवन की ध्वनि के बारे में निम्नलिखित कहा था। लेस देन, यह एक शांत लेकिन अराजक शक्ति है। ग्रेटर देन, यह बिल्कुल वही था जिसकी केल को तलाश थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे ताकतवरों के लिए अराजकता पैदा करते हुए तेजी से और चुपचाप भागने की अनुमति देती थी। कल सुबह की प्रत्याशा में केल ने हल्की मुस्कान शुरू कर दी। वह मुस्कुराहट जल्द ही एक पूर्ण मुस्कान में बदल गई, जो संतुष्टि से भरी थी। युवा मास्टर निम, अंकल बीक्रोक्स ने ये समुद्री भोजन सिर्फ आपके लिए बनाया है। चाचा समुद्र को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ठीक है केल निम, कृपया खूब खाओ। केल ने 10 भेड़िया बच्चों को अपने कमरे में भोजन लाते हुए संतोष के साथ देखा। उसने बाकी लोगों को बताया था कि वे लॉक के चचेरे भाई थे और वे सभी एक ही गांव में रहते थे जब उनके परिवारों को डाकुओं ने मार डाला था। केल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे वे 10 बच्चे पसंद थे। केल की नजरें बीकरॉक्स पर टिकी थीं, जो बच्चों के पीछे पीछे खाने की ट्रे लेकर आ रहा था। रॉन का बेटा, एक शेफ और यातना विशेषज्ञ, वह बीकरॉक्स था। वह आमतौर पर बिना किसी सिलवटों और धूल के एक कण के कपड़े पहनता था। अभी भी स्थिति वैसी ही थी, हालांकि उसकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा बैग थे। कृपया खाए युवा मास्टर केल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी को रसोई में बीकरॉक्स की मदद करने का मौका देना एक अच्छा निर्णय था। केल ने अपना कांटा उठाने से पहले 12 वर्षीय मैस को धन्यवाद दिया, जो 10 भेड़िया बच्चों में सबसे बड़ा था। युवा मास्टर निम, हम काम करना चाहते हैं। लॉक ह्यून ने हमें बताया कि हम आपसे नहीं छीन सकते। भेड़ियों के बच्चे, जिनके नेतृत्व में मेस था, अपनी यात्रा के दौरान उसकी गाड़ी में चढ़ गए और उससे काम पर लगाने के लिए कहा। तभी केल ने उन्हें बीकरॉक्स की सहायता करने के लिए कहा।
हम सोचते हैं कि अगर हम शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण ले तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। 12 वर्षीय मेस लॉक के विपरीत आत्मविश्वासी और शांत था। वह वुल्फ जनजाति की ताकतों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। यही कारण था कि केल रसोई में बीकरॉक्स की मदद करने के लिए और भी ज्यादा अड़े हुए थे। तुम अभी भी बच्चे हो। शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण जैसा कुछ खतरनाक करने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। रसोई के कामों में बीकरॉक्स की मदद करो। आप वाकई लॉक ह्यून की तरह ही हैं। हाँ, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जिन बच्चों ने कहा कि वे कड़ी मेहनत करेंगे, उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की। शायद यही कारण था, लेकिन केल बीकरॉक्स पर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका, जो हर दिन और अधिक थका हुआ लग रहा था। बीकरॉक्स वहीं खड़ा रहा, जबकि भेड़िया बच्चों ने टेबल लगाए और फिर बाहर चले गए। चाचा, आप नहीं आ रहे क्या? भेड़िया बच्चे बुद्धिमान और पवित्र थे। वे बीकरॉक्स को चाचा कहते थे और उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आ रहा हूँ। उनकी टिप्पणी सुनकर बच्चे सबसे पहले बाहर निकल गए। वे सभी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल भी अच्छे से बने हुए थे, मानो वे पहले कभी किसी दूरदराज के गांव में नहीं रहे हों। बीकरॉक्स की शैली के साथ यह अपरिहार्य था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह सचमुच एक अच्छा बेबीसिटर होगा। केल ने बीकरॉक्स की नजरों से बचते हुए सोचा कि अगर बीकरॉक्स को पता चल गया कि केल क्या सोच रहा है तो वह अपने खाना पकाने के चाकू से उस पर हमला करेगा। बीकरॉक्स अभी एक साफ सुथरे और सम्माननीय शेफ की तरह रह रहा था। वह भेड़ियों के बच्चों के प्रति ठंडा व्यवहार नहीं कर सकता था। वह बस बीच बीच में केल को घूरता रह जाता था। केल ने देखा कि बीकरॉक्स ने बोलना शुरू करते ही एक कांटा और चाकू उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। मुझे हमेशा स्वादिष्ट भोजन देने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जी श्रीमान, क्लिक करें। बीकरॉक्स कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। केल ने दरवाजे की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि वह अपने पिता के चले जाने के बाद भी उनका काम क्यों करना चाह रहा है। बीकरॉक्स के लिए उसके लिए खाना लाने का कोई कारण नहीं था। हालांकि बीकरॉक्स हर मौके पर रॉन का काम धीरे धीरे कर रहा था। दुख की बात है कि इससे कैल को रॉन के जाने से बचे खाली समय का आनंद लेने से रोका गया। भेड़िया बच्चे या बीकरॉक्स हमेशा रॉन की जगह लेने के लिए आते थे। केल ने कमरे के कोने की ओर देखा और बोलना जारी रखा। आओ खाएं। कैल के खाने के साथी ऑन, हॉन्ग और ब्लैक ड्रैगन मेज पर पहुंचे और खाना खाने लगे। कैले ने आराम से खाना खाते हुए समुद्र के ऊपर सूर्यास्त को देखा। अगले दिन, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई, युवा मास्टर निम। केल ने एक बूढ़े आदमी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। यह एक मछुआरा था जो इस उबार समुद्र में घूमता था और दसियों सालों तक भंवर से लड़ता रहा था। ये बूढ़ा आदमी, जो इस छोटे से समुद्र तटीय गांव में उबार समुद्र का सबसे बड़ा अनुभवी माना जाता था, उसकी त्वचा का रंग बहुत ही सांवला था, जो दर्शाता था कि उसने समुद्र में कितना समय बिताया था। बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से केंद्रीय द्वीप तक ले जाऊंगा। अमीरू, जो केल के बगल में थी, ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है, वह एक अद्भुत व्यक्ति है, इसलिए जब तक वह आपके साथ है, आप उबर समुद्र में कहीं भी जा सकेंगे। मुझे खेद है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, भले ही मुझे आपको चारों ओर दिखाना है। मुझे कुछ काम करना है। कोई बात नहीं, ये काफी है कि आपने मुझे एक विशेषज्ञ मछुआरे से मिलवाया। अगर अमीरू उसके साथ चला गया तो ये जटिल हो जाएगा। केल ने पहले ही तय कर लिया था कि आज उसके साथ कौन लोग जाएंगे। मछुआरे ने पूछा, क्या सिर्फ तुम 3 ही हो? हाँ, चलो चलें। जी सर, कृपया चढ़िए। केल छोटी लेकिन मजबूत नाव पर चढ़ गया। उप कप्तान उसके पीछे चढ़ गया। चूंकि उप कप्तान उसके साथ होगा, इसलिए केल को अपने साथ किसी अन्य शूरवीर को ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह वास्तव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द्वीप निर्जन थे। कृपया सुरक्षित रहें, युवा स्वामी। समझ गया। डिप्टी बटलर हंस ने ऑन और हॉर्न को अपनी बाहों में ले रखा था और वह केल को विदा कर रहा था। बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉर्न इधर उधर भाग रहे थे, हंस से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो पानी के करीब जा रहा था। हालांकि उन्हें समुद्र की गंध पसंद थी, ऑन और हॉर्न को पानी पसंद नहीं था। मैं उड़ जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन अदृश्य रहते हुए उनका पीछा करने की योजना बना रहा था। केल ने नाव पर चढ़ने वाले आखिरी व्यक्ति के साथ मजाक किया। बीकरॉक्स, जाहिर है कि द्वीप के पास के जाल में बहुत सारे दुर्लभ समुद्री भोजन पकड़े जाते हैं। यह आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, युवा मास्टर कैले। बीकरॉक्स, जो केल के आदेश पर उनके साथ गया था, कठोर भाव के साथ नाव पर चढ़ गया। केल ने मछुआरे को आदेश दिया कि जब सभी लोग नाव पर चढ़ जाए तो ऐसा ही किया जाए। चल दर। जी श्रीमान। इस छोटी नाव का कप्तान मछुआरा अपने बेटे के साथ नाव चलाने लगा। इस भंवर भरे समुद्र में न तो कोई बड़ा जहाज था और न ही त्वरण जादू। किसी अनुभवी मछुआरे के साथ रहना और उनके नौकायन के वर्षों के अनुभव पर भरोसा करना अधिक सुरक्षित था। नाव काफी हिल सकती है, इसलिए कृपया उसे कसकर पकड़े। नाव के रवाना होते ही बूढ़े आदमी ने सहजता से घोषणा की। उनके रवाना होते ही केल ने गालियां देनी शुरू कर दी। बकवास। नाव हिल रही थी। नाव बमुश्किल उस भंवर से बच रही थी जो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपने अंदर संभालेगा। बवंडर की ताकत नाव को बहुत हिला रही थी। छींटे, दाने। जब बूढ़ा मछुआरा चिल्लाया तो केल के कानों में पानी के टकराने की तरह तरह की आवाजें गूंजने लगीं। हा, युवा मास्टर निम, क्या भंवर शानदार नहीं है? मछुआरा बहुत साहसी आदमी था। केल ने उप कप्तान का हाथ दूर धकेल दिया, जो पीला भाव लिए हुए उसके कपड़े पकड़ रहा था। उसे समुद्री बीमारी महसूस हो रही थी।